गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग, तो उस वीडियो में सिलेबस का रिव्यू भी मैंने दिया था और इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया था। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, तो उसमें आपका हर एक यूनिट से करीब करीब मैक्सिमम टॉपिक आप समझ चुके हैं। ये मतलब मैक्सिमम टॉपिक से अवगत हो चुके हैं कि अब मुझे कौन से यूनिट में कितना टाइम देंगे तो उसमें मेरा पकड़ या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ताकि आपका एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें एक स्टूडेंट यानी एक बच्चा उसमें कमेंट कर रहे थे कि सर ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है, सो आप सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कीजिए। तो मैंने भी डिसाइड किया ठीक है, मैं सेकेंड यूनिट से ये स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि आपके पास बहुत कम टाइम है और यही कम टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है सभी यूनिट्स का, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत बेस्ट हो और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग आपका नॉलेज भी ज़बरदस्त हो जाए और कॉन्सेप्ट भी बन जाए। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका कभी इलेक्ट्रिकल में आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है इससे। और ये अभी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। सो मैं डिसाइड किया हूँ फिलहाल सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करने का, तो मैं अभी सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड यूनिट दैट मीन्स की कन्वर्टर्स। अगर कन्वर्टर्स की बात करूं तो कन्वर्टर्स जैसे कि कोई भी AC टू DC, DC टू AC या कुछ भी DC टू DC या AC टू AC कुछ भी कोई भी कन्वर्टर्स, तो यहाँ पे कन्वर्टर्स का बात है तो रेक्टिफायर की बात है। सेकेंड यूनिट में अगर कन्वर्टर की बात है तो रेक्टिफायर क्या होता है मैंने कल भी बताया था। रेक्टिफायर क्या करते हैं, फिक्स्ड AC, इट इज कन्वर्ट्स फिक्स्ड AC टू पल्सेटिंग AC, अदरवाइज वेरिएबल DC, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर यानी कि रेक्टिफायर इन द सेंस, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंपोज्ड ऑफ वन और मोर डायोड्स दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स कि AC टू डायरेक्ट करंट DC। यहाँ पे यानी कि रेक्टिफायर में क्या करवाया जाता है, एक कंपोज करवाया जाता है, एक से ज्यादा डायोड्स को कंपोज करके हम उसको यानी अल्टरनेटिंग करंट को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, DC करंट में यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यही क्या कहलाता है, रेक्टिफायर होता है। क्या कहलाता है, ये रेक्टिफायर कहलाता है। ओके, जैसा कि अभी जैसे रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर में फिक्स्ड AC मैंने दिया, फिक्स्ड AC दिया, तो फिर रेक्टिफायर यानी डायोड के मदद से ये क्या करता है, ये पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये पल्सेटिंग DC को, क्योंकि ये पल्सेटिंग DC में इतना ज्यादा वेरिएशन, एक्चुअली क्या होना चाहिए, वेवफॉर्म DC का ऐसा होना चाहिए या फिर लिटिल बिट थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, ठीक है। लेकिन आप जब ऐसा DC रहेगा तो फिर इसमें बहुत ज्यादा पल्सेटिंग है। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा, अगर रिफरेंस इसको माने, इस रिफरेंस को और इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे वेरिएशन कितना है, बहुत ज्यादा है। क्या है, वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है और यही क्या होता है, यही वेरिएशन क्या कहलाता है, पल्सेटिंग कहलाता है। ओके, तो अभी आप पल्सेटिंग से भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साइनसॉइडल दिया, फिर साइनसॉइडल रेक्टिफायर की मदद से क्या किया, ये इसको DC में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, डीसी में कन्वर्ट किया। और ये जो डीसी होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। क्या होता है? पल्सेटिंग। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो इसको इसे बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर की सहायता से हम इसे जो वेरिएशंस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं और इसके रेफरेंस तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम उतना तक तो पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश रहता है कि मैं रेफरेंस तक पहुंच जाऊं ताकि वेरिएशंस कम हो और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो उस पर कोई डैमेज ना हो, ठीक है। और हम जैसे कि अभी ये जैसे रेक्टिफायर क्यों, ये मतलब हम लोग क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं एसी टू डीसी। तो आप जैसे कि जानते होंगे, यानी आप डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस, तो कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि एसी पे वर्क नहीं करते हैं, उसके लिए डीसी ही रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स कि मस्ट है। सो मुझे रेक्टिफायर की मदद से फिक्स्ड एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो अब आप आगे बढ़ते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि रेक्टिफायर में क्या होता है, डायोड्स होते हैं। और डायोड्स क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि इसका करंट का जो डायरेक्शन होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, एक ही डायरेक्शन, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, एक ही डायरेक्शन में होगा करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो डायोड की मदद से रेक्टिफायर मतलब चेंज करता है। तो डायोड भी, ये रेक्टिफायर भी क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होगा। ओके, अब यहाँ पे a diode is like a one way valve that allows the electrical current to flow in only one direction। यहाँ पे रेक्टिफायर क्या करता है, मतलब करंट को अपने मतलब अलाउ करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। यानी कि रेक्टिफायर क्या करता है कि अब करंट को, अपने से करंट को जो पास होने देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने देता है। और यही एक डायरेक्शन की वजह से, यही एक डायरेक्शन जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। और इसी की वजह से रेक्टिफायर नाम हुआ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। क्या जानते हैं, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर मतलब ये हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज और 3 फेज रेक्टिफायर, यानी 4 तरीके का रेक्टिफायर जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब आई थिंक हाफ वेव पढ़ना है आप लोग को, फुल वेव पढ़ना है और ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन 3 फेज इस यूनिट में यानी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 फेज नहीं पढ़ना, बाकी यही तीनों का जिक्र करना है यूनिट्स के अंदर। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी रेक्टिफायर जैसे पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके अंदर के टॉपिक्स को बताऊंगा। उससे पहले मैंने डिसाइड किया कि आपको जब मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टॉपिक को बता रहा हूँ, तो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से आप भी सोचने की कोशिश कीजिए। तो मतलब आप सोच पाएंगे कैसे, जब आपका उसके बारे में मतलब थोड़ा सा, जैसे कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल वर्ड होते हैं फुल्ली, और टेक्निकल वर्ड होने की वजह से आप थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब टॉपिक में इंटर करने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दूं जो कि टेक्निकल से रिलेटेड है, टेक्निकल वर्ड है फुल्ली, तो वो चीजें आपको तकलीफ ना करे जब मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो मैं यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड कंट्रोल्ड। अब ये कंट्रोल्ड वर्ड क्या होता है, यहाँ पे जो भी इसमें बात होगी पूरी की पूरी कंट्रोल से ही रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आएगा बात सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज विथ आर लोड या ये आर एल लोड, कुछ भी वो तो फिर सेकेंडरी थिंग है। बट यहाँ पे सभी वही फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड, आर एल लोड, आर लोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर, ये सभी मतलब ऐसे ही टाइप में मतलब कंट्रोल्ड से। तो कंट्रोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड का मतलब है वी कैन चेंज द स्टार्टिंग पॉइंट, वी कैन चेंज द स्टार्टिंग। हम जैसा डिजायर करेंगे, जो मुझे इच्छा होगा, जैसे भी इच्छा होगा लोड करंट को मुझे ये करने का, मैं उसे ले सकता हूं किसकी मदद से,
तो फायरिंग एंगल के एसीआर के फायरिंग एंगल की मदद से मैं कंट्रोल जो आपका करंट आउटपुट होगा वो कंट्रोल्ड होगा। किसकी वजह से होगा? वो कंट्रोलिंग फायरिंग एंगल की वजह से। और यही फायरिंग एंगल आपका लोड करंट को, आउटपुट लोड करंट को क्या करता है? कंट्रोलिंग करके रखता है। और यही कंट्रोलिंग के वजह से जो भी मैं अभी पढ़ूंगा सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल, ये वो पूरी कंट्रोल हो जाता है। ओके, यहाँ पे मैं पल्सेटिंग डीसी को क्या बोल सकता हूँ? कंट्रोल्ड डीसी भी बोल सकता हूँ। ओके, फायरिंग ऑफ एसीआर सिंपली मीन्स द एसीआर टर्न ऑन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज फॉरवर्ड बॉयज। यानी कि जब हम लोग फायरिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग एसीआर में जब हम लोग फायर कर रहे हैं तो एसीआर में जैसे ही फायर होता है तो एसीआर क्या होती है? वो एक अपने स्टेट को चेंज कर देता है। और वो कौन सा स्टेट में आ जाता है? वो टर्न ऑन स्टेट में आ जाती है। किसमें? टर्न ऑन स्टेट में आ जाती है। तो ये फायरिंग एंगल वही होता है, एक पॉइंट पे जब फायर करवाते हैं तो एसीआर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टर्न ऑन में। और टर्न ऑन में जैसे ही वो टर्न ऑन में गया दैट मीन्स कि करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने लगा दैट मीन्स कि वो फॉरवर्ड बायस होगी। किसमें? फॉरवर्ड बायस में। अब फायरिंग एंगल से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो फायरिंग एंगल ऑफ एसीआर इज डिफाइंड एज द एंगल, फायरिंग एंगल ऑफ एसीआर is defined as the angle measured from the instant ACR gets forward bias to instant it is triggered. That means कि जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट पे फायरिंग करवाते हैं तो ACR किस में आ जाती है? टर्न ऑन में। कोई ऐसा पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि टर्न ऑन हो जाती है, यानी फिर उसको टर्न, वहां पे फायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रिगर्ड भी बोल सकते हैं। जब हम लोग ट्रिगर्ड करते हैं तो वो किसमें? एसीआर टर्न ऑन में चला जाता है। और टर्न ऑन में जाने की वजह से वो क्या होता है? वो क्या होती है फिर? टर्न ऑन में जाने की वजह से जब उससे करंट फ्लो होने लगता है, और करंट फ्लो होने की वजह से एसीआर जो यानी थायरिस्टर है वो आ जाता है फॉरवर्ड बायस में। किसमें? फॉरवर्ड बायस में। द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्न ऑन of ACR is that it should be forward bias and gate signal must be applied in other applied। यानी कि क्या है नेसेसरी कंडीशन? जब हम लोग टर्न ऑन कर रहे हैं, किसको? ACR को टर्न ऑन कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए? ACR क्या हो जाना चाहिए? फॉरवर्ड बायस में आ जाना चाहिए मेरे को, ठीक है। और गेट सिग्नल मस्ट, और हम लोग यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको अदर वर्ड में हम लोग समझते हैं, जब हम लोग गेट सिग्नल प्रोवाइड कर ही देते हैं, गेट सिग्नल प्रोवाइड करना दैट मीन्स की फायर करना इन द सेंस, यानी कि आप एसीआर को क्या कर रहे हैं? थर्ड जो आपका एसीआर यानी थायरिस्टर है वो टर्न ऑन में आ रहा है, और टर्न ऑन का मतलब है क्या? वो फॉरवर्ड बायस में, यानी कि उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एन एसीआर विल ओनली गेट टर्न ऑन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड फायर्ड। कब ये आएगा? जब हम लोग टर्न ऑन होगा तो एसीआर क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड। अभी जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला आपको, ACR will only turn off when current through it reaches below holding current। आप लोग लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट आपने सुना होगा। जैसे ही होल्डिंग करंट से जस्ट थोड़ा सा लाइटली इंक्रीज करता है तो क्या आ जाता है? वो आ जाता है ऑन स्टेट में। क्या आ जाता है? वो ऑन स्टेट में आ जाता है, ठीक है। होल्डिंग करंट एंड रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर ए टाइम पीरियड मोर देन ACR टर्न ऑफ टाइम, मोर देन ACR टर्न ऑफ टाइम। यानी कि टर्न ऑफ तभी होगा जब होल्डिंग बिलो होल्डिंग करंट होना चाहिए, किसका? वैल्यू टर्न ऑफ ACR टर्न ऑफ टाइम का, ठीक है। ओके, अब मैं ये था कुछ पॉइंट्स। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप सुविधा के लिए आप इसको कर सकते हैं।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको सुविधा के लिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वैल्यू। क्या है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू आप जैसा कि वो चाहे वो एवरेज वैल्यू एक एज ए इंजीनियर स्टूडेंट को इस टॉपिक से अवेयर होना बहुत ही मस्ट है। और ऐसे नहीं थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। और एवरेज वैल्यू चाहे वो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग एवरेज वैल्यू जानते हैं। एवरेज वैल्यू हम लोग सिंपली एक बेसिक फार्मूला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरेज वैल्यू एरिया अंडर वन साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल बाय टाइम पीरियड। एवरेज वैल्यू यानी कि एरिया अंडर वन साइकिल बाय टाइम पीरियड। ओके, इसके थ्रू हम लोग किसी भी एवरेज वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एरिया अंडर वन साइकिल है, तो आप साइकिल से क्या समझते हैं? साइकिल से आप क्या समझते हैं? साइकिल इन द सेंस जिसके बाद सेम चीजें रिपीट होने लगे। अब जैसे ही रिपीट होने लगेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो है साइकिल है। क्या है? साइकिल है। जैसे कि एक साइनसोइडल वेव को लेते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो आएगा आपका एक कंप्लीट साइकिल बन करके। क्या आएगा? एक कंप्लीट साइकिल। जैसे कि यहाँ पे मैं ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हुआ निगेटिव हाफ साइकिल, और ये दोनों को हम लोग मिला दे तो एक कंप्लीट साइकिल। और इसके बाद फिर क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपीट। तो सेम चीजें रिपीट होने लगे वो क्या कहलाता है? एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल कहलाता है। ओके, तो जैसे कि मान लिया यहाँ पे एरिया अंडर एरिया बोले, तो जैसे सपोज कर ले कि ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? यहां से मैंने इसको L ले लिया और इसको B ले लिया। ठीक है, और ये है वैल्यू Vm, ये स्क्वायर है तो ये भी V है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर इसकी एरिया की बात करूं तो क्या आ जाएगा? Vm स्क्वायर। अगर इसका एरिया का बात करूं तो LB। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको जब वेवफॉर्म होगा, जब आप वेवफॉर्म आप ये करेंगे, ये जब वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म होगा आपके पास, तो उस समय कोई पार्टिकुलर ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या फिर ट्रायंगुलर या फिर सर्कल, ये सभी अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इसे छोड़ दे, इसके अलावा अगर कोई शेप का आ जाए, वहां पे कोई शेप का ऐसे मान लिया ऐसा आ गया इस तरीके से ऐसे, तो आप इसका कैसे आप निकालेंगे एरिया? तो यहाँ पे एक और मेथड है जो कि वो मेथड है इंटीग्रेशन मेथड। क्या है वो? इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं जनरली? इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग जनरली क्या करते हैं? ये सपोज कर लीजिए y एक्सिस है,
और ये सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है, और ये है आपका यहाँ से यहाँ L, और कहाँ तक हुआ है तो T टाइम तक, ठीक है, कहाँ तक T तक, और y इज इक्वल टू B है, ठीक है। तो सिंपली अगर एरिया वैल्यू निकालना है मेरे को, एरिया वैल्यू निकालना है तो सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का मतलब यहाँ पे देखना है कौन सा लिमिट्स है, तो 0 to t, ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे क्योंकि L का इंटीग्रेशन, ये L का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो L किसके, ये L किस कहाँ पे है, किस में, कौन सा एक्सिस में, तो dx, यानी x एक्सिस में है इसीलिए हम लोग dx, और किसको इंटीग्रेशन करना है, तो y एक्सिस को इंटीग्रेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, b, तो यहाँ पे b। अब हम लोग सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b को बाहर निकाल लिए, dx का इंटीग्रेशन हो गया आपका x 0 to t, अब यहाँ पे b, ठीक है, सॉरी यहाँ पे t नहीं, क्योंकि 0 से L तक आया, यहाँ पे कहाँ तक, L तक आया, कहाँ तक, L तक आया, ठीक है। तो यहाँ से अब आ गया L माइनस 0 यानी कि LB, तो एरिया का वैल्यू क्या हो गया, LB, यानी एवरेज वैल्यू मेरा क्या हो गया, LB निकल गया, ठीक है। इस तरीके से और भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए ये y इज इक्वल टू VM है यहाँ पे, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू VM है और यहाँ से कहाँ तक चला है, 0 से t तक आया, कहाँ से, 0 से। तो हम लोग सिंपली इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एरिया वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ गया मेरा, इंटीग्रेशन 0 to t, फिर किसको, ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसको, y को इंटीग्रेशन करना, y इज इक्वल टू VM, यानी अगर मैं इसको क्या कर लूँ, इसको अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूँ तो सिंपली मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे साइनसोइडल वेव लेते हैं, तो इसको हम कर देते हैं VM साइन ओमेगा t, तो भी हम एरिया का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to t, फिर VM साइन ओमेगा t किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा, क्या होगा, वो एवरेज वैल्यू होगा। इस तरीके से हम लोग एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। और ये एवरेज वैल्यू मैंने इसलिए डिस्कस किया बिकॉज अभी मैं जो भी आपका इसके बाद जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक में आपका एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड करना आना बहुत ही मस्ट है, और जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक कैसे फाइंड कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपका लाइटली आपको मैंने ये चीजें समझा दिया, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको इरेज करूंगा। अब बात आती है किसकी, आरएमएस वैल्यू की, किसकी, आरएमएस वैल्यू। RMS value, RMS value that means root mean square value। ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। सो मैं आपको ये रूट मीन स्क्वायर, जनरली आप किसी भी एक इंजीनियर से बस पूछिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, दैट्स ऑल। बट ये एग्जैक्ट नहीं है। एक एज इंजीनियर आपको इसके बारे में जानना, एक मतलब अच्छे तरीके से अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है, ओके। सो रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ये है, एवरेज वैल्यू ये होता है, इट इज
it is effective of DC. It is effective of DC value which do the same time in a same amount work in a same time when AC apply to the circuit. जब हम, यानी फिर से एक बार देखिए, it is the effective of DC value which do the same amount of work in same time when a AC apply to the circuit. AC apply to the circuit. ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है कि DC का वह मान जो सेम समय में सेम कार्य करता है जब हम लोग AC अप्लाई, सर्किट में AC अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, इसको लिख लीजिए आप। इट इज द इफेक्टिव ऑफ DC वैल्यू which do the same amount of work in same time when a AC apply to the circuit. AC apply to the सर्किट, यानी DC का वह मान जो एक ही समय में एक ही कार्य करता हो जब AC कहां पे, सर्किट में अप्लाई किया हो तब। यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी मैं वैल्यू रहे वो ये एक सिर्फ रिज्यूम मतलब एज्यूम किया हुआ। ठीक है, एज्यूम किया हुआ। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे AC है वो और एक DC। अब AC को जैसे मान लिया जाए AC मैंने सप्लाई दिया और AC के थ्रू मैंने वर्क किया 100 वाट, सेम अमाउंट में वर्क किया DC भी, सेम अमाउंट वर्क किया DC भी। और ये जो कितना सेकेंड के लिए, ये 5 सेकेंड के लिए वर्क करता है, सेम टू सेम ये भी 5 सेकेंड के लिए ही वर्क करता है। ओके, यानी यहां पे DC मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क सेम टाइम, सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन अ सेम टाइम। ओके, अब यहां पे देखिए ये इतना कार्य करने के लिए AC को हम लोग जो वोल्ट जो ये सोर्स ये AC सप्लाई देते हैं वो मैंने इसके लिए 200 रिक्वायर्ड, कितना 200, बट DC के लिए 185 वोल्ट में ही ये सेम अमाउंट ऑफ वर्क एंड सेम टाइम में वो कर देता है। तो यहाँ पे ये जो 200 और 180 यानी ये 185 DC 185 इक्विवेलेंट किसका हो गया, 200 AC का, 200 AC वोल्ट सप्लाई का। ठीक है, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया 185 वोल्ट। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि 200 का RMS वैल्यू 185 है। जहां तक अब मुझे लगता है कि अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि RMS वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग RMS वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, तो सपोज कर लीजिए यहां पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, कितना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ओके, यहां से 0 से t टाइम। अब यहां पे RMS वैल्यू इज इक्वल टू 1/t, फिर हम लोग जो इस
y वाला का जो होगा फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और y वाले को हम लोग स्क्वायर करेंगे, y का वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और इसको इंटीग्रेशन कर रहे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे dx और y f(x) है, ये स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर और जब स्क्वायर हुआ तो ये हो गया, अभी रूट बोले थे ना, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस 1/2 का मतलब रूट r स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर हुआ। यानी कि RMS वैल्यू, किसी का भी RMS वैल्यू, इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लिए, y इज इक्वल टू कितना है, Vm, कितना है, Vm। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू हो गया Vm, y इज इक्वल टू Vm हो गया। ओके, अब हम लोग y को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। RMS वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू 1/t, तो यहां से जो टाइम पीरियड होगा 0 से t तक गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, तो कितना, लिमिट 0 to t, फिर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए dx, फिर किसका स्क्वायर होता था, y का स्क्वायर होता था, तो y इज इक्वल टू Vm, दैट मीन्स की Vm स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, 1/2। आप इसको नोट करते जाइएगा बिकॉज ये बेसिक है और ये बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे RMS वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए Vm बाहर हो गया, Vm स्क्वायर, और यहाँ पे t था तो t हो गया, dx का क्या हो गया, x, लिमिट क्या था, 0 to t, और ये आ गया 1/2। फिर यहाँ पे Vm स्क्वायर बाई t, और फिर यहाँ पे आ गया x, अगर लिमिट पुट करते हैं तो t माइनस 0, और यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये t माइनस 0, दैट मीन्स की t यानी कट गया, Vm स्क्वायर 1/2, दैट मीन्स की इस तरीके से हम RMS वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े, रेक्टिफायर का जस्ट ये इंट्रोडक्शन सेशन, और फिर जो भी इस यूनिट में जो भी डिफिकल्ट यानी कि ये टेक्निकल वर्ड होंगे या सो आने वाले में आपको थोड़ा सा ये इसमें कॉन्सेप्ट में या फिर मतलब जो टॉपिक हम डेप्थ में पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा तकलीफ आएगा समझने में, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं चलता रहूंगा लेकर। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।